दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। शमशान में बिताई एक पूरी रात। ठंड का दिन था। सड़क पर बहुत कम लोग थे। पंकज अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था तो 12 बजे रात को ख़त्म हुआ था। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से पंकज उसी फिल्म के बारे में सोचता रास्ते से चला जा रहा था। पंकज रास्ते में छोटी छोटी सी आवाज़ों से डर रहा था। डरे भी क्यों नहीं साहब, फिल्म ही इतनी डरावनी थी। लेकिन उसका घर अभी भी बहुत दूर था और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में शमशान घाट भी आता था। पंकज बार बार फिल्म के बारे में सोच रहा था, साथ ही ये भी सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है, अब उसे पार कैसे करूँगा। यही सोचते सोचते शमशान नज़दीक आ गया। हर तरफ घना कोहरा छाया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन मना कर दिया। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ को सुनकर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आया, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। पंकज को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है जो यहाँ पर रो रहा है? पर कुछ जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ आ रही थी। पंकज को लगा क्या कोई पता कोई बच्ची खो गई है, इसलिए उस आवाज़ का पीछा करते हुए कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अचानक उसकी नज़र एक विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी, जो रात के समय बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई है, जो ठीक उसी पेड़ के नीचे बैठी है। उसी पेड़ के पास सिर को नीचे झुकाए अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढकते हुए रो रही है। पंकज उसके पास चला गया और उसको चुप होने को कहा, पर उसने रोना जारी रखा। पंकज ने पूछा, बेटी तुम यहाँ अकेले, वो भी इतनी रात को क्या कर रही हो? उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी वो लगातार रोती रही। ये देखकर पंकज को बहुत बुरा लगा। उस बच्ची पर तरस भी आया। वो आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, लेकिन वो एकदम से सहम जाता है। उसका शरीर बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ था। वो सिर से पाँव तक सिहर जाता है। वो अपने शरीर से जैकेट उतारकर बच्ची की पीठ पर जैसे ही रखता है, वो लड़की अचानक से रोना बंद कर देती है और बिना सिर उठाए बोलती है, तुम चले जाओ यहाँ से, या कोई किसी का अपना नहीं होता। पंकज ये सुनकर बोलता है, अरे बेटे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही वो बोल पड़ती है, मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, कहीं और चले गए। पंकज ने उससे पूछा, क्यों? आखिर क्यों चले गए छोड़कर, कहाँ चले गए? वो लड़की बोली, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए। उसके सूत्र सुनकर पंकज हक्का बक्का रह गया। पंकज को कुछ समझ नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। बच्ची बोली, तुम उन दोनों को कब्र के बीच में, मेरा कब्र भी है, चलो दिखाती हूँ। तभी वो लड़की उस तरफ मुड़ी और अपने चेहरे से दोनों हाथों को हटाते हुए पंकज की तरफ बढ़ी। पंकज उसका चेहरा देखकर डर गया। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। पंकज की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी। ये देखते ही पंकज वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से तनिक भी हिल नहीं पाया। वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके हाथ धीरे धीरे अपने आप लंबे होते गए। अगले ही पल पंकज की गर्दन उस बच्चे के पकड़ में थी। धीरे धीरे शिकंजा कसते जा रहा था। पंकज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब पंकज की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसके मानसिक पटल पर जारी था। परंतु उसे क्या पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। पंकज जब नींद से उठा तो उसके एक दोस्त ने, जिसका नाम मनीष है, उसका फ़ोन आता है और पंकज फ़ोन उठाता है। मनीष कहता है, अरे पंकज, आज फिल्म देखने चलेगा क्या? पंकज बोलता है, कौन सी फिल्म? अरे एक बहुत ही ज़बरदस्त भूतिया फिल्म है जिसका नाम एनाबेला है। हम एक बात और, आज रात का एक शो है। पंकज, लेकिन रात को वही हॉरर फिल्म देखना सही होगा क्या? मनीष फ़ोन लपका तो राजत बोलता है, अबे तू एक नंबर का फट्टू ही रहेगा। अब तो बच्चा नहीं रहा, मूवी देखने हम 4 लोग जा रहे हैं। पंकज बोला, 4 लोग कौन? रजत, मैं, तू, मनीष और विकास। चल आधे घंटे में तैयार हो जा, हम 11:30 बजे तेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि शो टाइम 12 बजे का है। पंकज, ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार ही मिलूँगा।
पंकज के डरने की वजह कुछ और थी। वे वही फिल्म थी जो पंकज ने सपने में देखी थी। पंकज फोन रखने के बाद सोचने लगा, ये तो बिल्कुल सपने की तरह है, पर उसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया। थोड़ी देर में चारों फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बात करते हुए घर की तरफ चलने लगे। पंकज थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। उसकी वजह यह थी कि रास्ता बिल्कुल वही था जो पंकज ने सपने में देखा था। चलते चलते पंकज को सामने वही बात याद आ गई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्त को बताने की ठानी। उसने हिम्मत करके बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बाकी रुककर उसकी बात सुनने लगे। पंकज, तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उस पर भी शायद विश्वास न हो, यह बात 100% सही है। मनीष कहता है, कौन सी बात, बता, हमें भी सुनते हैं। पंकज, पहले ये बताओ, क्या ये सच है कि किसी इंसान को किसी होने वाली घटना का पूर्व अनुमान हो सकता है कि क्या घटना होने वाली है? रजत, हम ये बात सच है, क्योंकि अगर मैं अगले आधे घंटे में घर नहीं पहुंचा तो मेरी जम के धुनाई होगी। इस घटना से मुझे पूरा अनुमान है। रजत कितना कहते पंकज को छोड़कर सभी टाँके मार के हंसने लगे। काफ़ी देर तक तीनों को हंसने का काम जारी रहा। जब तीनों ने देखा कि पंकज मुंह लटका कर खड़ा है तो रजत बोला, अच्छा बता, वैसे तूने पहले क्या देख लिया जो इतना परेशान है? पंकज ने बताया, इस मूवी के अधिकतर भाग को आज सपने में ही देख लिया था। उसकी बात सुनकर विकास बोला, इस बात में इत्तेफाक, अगर ऐसा था तो फ़ोन पर बता देता, हम लोग भी सपने में मूवी देख लेते, कम से कम पैसे तो बच जाते हमारे। विक्रम की बात सुनते जोर जोर से मनीष और रजत इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आ गया। विकास, अच्छा सुन, ये वही शमशान है ना जो तेरे सपने में था? ये कहकर वो फिर से हंसने लगे। तभी मनीष ने पंकज को कहा, चल हम शमशान में चलते, अपनी कुछ फ़ोटो लेते और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। ये सुनते ही रजत उत्सुक हो गया और बोला, हम सही कह रहे, काफ़ी दिनों में कोई ग्रुप फ़ोटो भी नहीं हुई। अपने ग्रुप के प्रोफाइल के लिए इससे अच्छी जगह शमशान के अलावा और कोई नहीं हो सकती। पंकज मना कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो सपने वाली बात डर रही थी। उसके दोस्त उसके ज़बरदस्ती अंदर ले गए। चारों ने एक साथ अपनी शमशान में फ़ोटो ली, सभी अपने घर चले गए। अगले दिन विकास ने सारों दोस्तों को फ़ोटो देखने के लिए घर बुलाया। सभी लोग फ़ोटो देख रहे थे। उसके किसी ने बोला, अरे पंकज, ये तुम्हारी फ़ोटो में खड़ी ये बच्ची कौन है? ये सुनते ही पंकज ने झट से फ़ोटो ली और देखने लगा। उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके और उसके दोस्तों के बीच में एक लड़की खड़ी है। फ़ोटो में ये वही लड़की है जो पंकज को उसके सपने में दिखी थी। पंकज का सपना सच हो गया था। किसी को उस फोटो को देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? सभी हैरानी भरी निगाहों से पंकज की तरफ देख रहे थे। मनीष, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इस फोटो को। विकास, भाई तेरे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदल सकती। जो सच है वो सबके सामने है, उसे झूठलाना इतना आसान नहीं। रजत, नहीं, मैं इस इत्तेफाक से सहमति नहीं रखता। मनीष सही कह रहा है, ये भी तो हो सकता है कि तुम दोनों की कोई चाल हो। मनीष सही कहा, आजकल इतने एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर है, कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी इस फोटो से सहमत नहीं हूँ। पंकज, अच्छा ये बताओ, ऐसा करने से भला क्या प्राप्त होगा? रजत, वो सब मैं नहीं जानता, केवल इस फोटो से तुम्हारी सपने वाली बात और पूर्वाभास वाली घटना को मैं सही नहीं मान सकता। पंकज, तो ऐसा क्यों नहीं करते तुम दोनों? आज रात 12 बजे के बाद उस कब्रिस्तान में जाकर खुद अपनी फ़ोटो लेकर आओ, फिर हमें सुबह ही दिखाओ। जो भी होगा वो आईने की तरह सबके सामने होगा। विकास, बिल्कुल सही, बोलो क्या कहते हो दोनों? उन दोनों को बात कर दोनों एक पल के लिए सहम जाते, क्योंकि वहाँ अगर कुछ ना हो तो अलग बात है, लेकिन ऐसी ठंड में रात के 12 बजे के बाद वीरान जगह जाना किसी के लिए रोंगटे खड़ा कर सकता है। पंकज, क्या हुआ मेरे दोस्त? रजत बोला, ठीक है, घबराने वाली क्या बात है। मनीष, आज रात को ही वहाँ जाके फ़ोटो लेंगे, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहकर सभी अपने घर की तरफ चले जाते। रात के समय मनीष और अजय शमशान की तरफ निकल पड़ते। दोनों शमशान के गेट के पास खड़े। घड़ी 12:30 बजे की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंचते। गेट से जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते, सामने की तरफ वही विशालकाय पीपल का वृक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी वृक्ष के नीचे 8-10 मटके रखे थे। कुछ मटके काफ़ी समय से पड़े होने की वजह से टूटे हुए थे। अचानक किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनते ही दोनों एकदम सहम जाते। चारों तरफ नज़र दौड़ाने पर कोई नज़र नहीं आता। मनीष,
अरे ये होना यो हमें डराने की चाल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन दोनों की करतूत है। रजत, हाँ तू सही कह रहा। चल सालों को आज ऐसा मजा चकाते कि जिंदगी भर भूत का नाम लेने पर थर थर कांपेंगे। दोनों गुस्से से उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी मनीष का पाँव किसी चीज़ से टकराता है। रजत, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया। पता है इसे लोग जादू टोना करने के बाद वीरान में छोड़ देते। जिस इंसान ने इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया उस इंसान का बुरा समय शुरू होता है। मनीष, अगर तूने ज़्यादा बड़बड़ किया ना तो मटका उठा के तेरे सिर पर दे मारूंगा। इतना सुनते हुए दोनों हंस पड़ते। उनके द्वारा हंसी से वो वीराना उनके टाव से गूंज पड़ा। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद दोनों पीपल के पेड़ के पीछे जा पहुंचते। अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है। दिल की धड़कन रुक जाती है। सामने उसी विशाल के वृक्ष के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में बैठी रो रही थी। ठीक वैसे उस दिन की तरह दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रही थी। मनीष, अरे बेटे, तुम अकेले सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? रजत, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तुम इस जगह कैसे आए? उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। मनीष आगे बढ़ते हुए बच्ची के पास जाता जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है उसे पंकज की तरफ उस दिन ठंडा का एहसास होता है। झटके के साथ हाथ पीछे छूट जाता है। अरे ये क्या हुआ? मनीष, अरे इसका बदन सिर्फ बर्फ़ की सिल्ली की तरह ठंडा है। रजत, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात नहीं। इतनी ठंड में बिना स्वेटर के किसी की भी कुल्फ़ी जम जाए। ये तो छोटी सी बच्ची है। मनीष, हाँ तो शायद ठीक कह रहा है। चल इसे तो अपना जैकेट निकाल कर दे क्योंकि तेरे अंदर स्वेटर भी पहनी है। इसके माता पिता के पास छोड़कर वापस आ जाते हैं। ये सुनते रजत अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालता है वो रोती बच्ची एकदम से शांत हो बोली, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। क्या तुम इंसान नहीं हो जो ठंडी लगेगी? ये सुनते ही बोली, अगर मैं कहूँ तो। अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप का है, चल अब छोड़ देता है। वो बच्ची इस बात को सुनते अपने चेहरे से हाथों को हटाते हुए बोली, मैं मर चुकी हूँ इसलिए वो मुझे जगह पर छोड़ कर चले गए। उसका चेहरा देखते दोनों की हवा निकल गई। बच्ची का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने के नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों ने निश्चय किया कि इस वीराने काफ़ी समय से अकेले रहने की वजह से इसका ये हाल है। दोनों हिम्मत करके साथ बोले, बेटा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए थे? वो बच्ची वही बेटे बेटे शमशान के दूसरे कोने की तरफ इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़ कर उस तरफ चल पड़ते हैं। मनीष, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बच्ची बोली, या कोई भी रिश्ता मरने के बाद काम नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे बार बार बेटी न बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। फिर तुम्हें बुलाना होगा कि किस नाम से बुलाएं? वो बच्ची बोली, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें जानकारी लिए बता दूं कि मुझे माता पिता जो यहाँ से जगह लेटने से पहले बुलबुल कहकर बुलाते थे। ये कहते उस बच्ची ने सामने दो पुराने कब्र की तरफ इशारा कर दिया। उस कब्र को देखते ही दोनों की हालत अब फिर खराब हो गई। डर के मारे धीरे धीरे दोनों हावी होने लगा। रजत, मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम इस वीराने में कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो? वो बच्ची सुनते ही बोली, ये सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए जल्दी पूरा करो, इससे पहले मेरे पापा यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो जाए। फटाफट फ़ोटो लो, निकलो यहाँ से। ये सुनते हुए दोनों कांपने लगे, माथे पर बह के मारे पसीने छूटने लगे। दोनों को पता चल गया था कि मजाक मजाक में दोनों ने पश्चिम पर दाव पर लगा दिया था। वो बच्ची टकटकी लगाकर दोनों को देख रही थी। सच में उन दोनों को वहाँ से अपने होने का खजाना खामियाजा भुगतना पड़े। रजत ने हिम्मत करते हुए जेब से मोबाइल निकाला और बच्ची का साथ अपना फ़ोटो ले लिया। दोनों को सेल्फी लेने लगे। जैसे ही अपने कैमरे को ओपन किया उनके हाथ तर कांपने लगे। मनीष की नज़रें जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी देखकर उसका मुंह खुला रह गया कि मोबाइल की स्क्रीन पर मनीष और रजत ही दिख रहे थे। बच्ची तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही रजत ने हिम्मत करके फ़ोटो क्लिक किया, दोनों ने खोपड़ी घुमाकर देखा तो बच्ची दोनों के बीच खड़ी थी और दोनों को देखकर स्माइल दे रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। सुबह दोनों की आँख खुलती है, दोनों खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर आपस में लेटकर रात की सांस लेते हैं। कहते हैं कुछ दिनों से ज़बरदस्त बुखार भी रहता है। जब दोनों कुछ दिन बाद सामान्य होते हैं तो विकास और पंकज दोनों मिलने के लिए आते हैं। जवाब में रजत कुछ नहीं कहता, वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाता और पंकज के हाथ में थमा देता है। पंकज की नज़र जैसे उस रात शमशान वाली फोटो पर उड़ती है, दोनों के तोते उड़ जाते हैं। देखते विकास उसके हाथ से मोबाइल लपकते देखता है कि फोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है, अजीब सी स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे दो बड़ी और पुरानी कब्रें, ठीक उन्हीं दो कब्रें के बीच छोटा सा कब्र भी मौजूद है जिस पर लिखा होता, हमारी बुलबुल बिटिया तुम हमेशा हमारी यादों में रहो, जिंदा हो कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद रहोगी। सन 2011 से सन 2018।